हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग कल जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। ओके, इन सभी बातों का हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला पॉइंट उसी चैप्टर का। ओके, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें हम बताने वाले हैं ओके सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट का क्या रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सनलाइट का क्या रोल है। सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है सनलाइट में जो लाइट होती है उसमें दो टाइप की लाइट है, विजिबल लाइट एंड इनविजिबल लाइट। और जो विजिबल लाइट होती है सनलाइट में, जिसको अपन विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें 7 कलर के लाइट होते हैं ना। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर के लाइट होते हैं, दैट इज़ वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम शॉर्टली बोल सकते हैं विजुअल। इन 7 कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू एंड रेड लाइट में होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है ब्लू लाइट में और रेड लाइट में होता है। ओके, सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या बोला उन्होंने, कीप अ प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days एंड डिस्टार्च लीव्स। मतलब क्या करना है आपको, ओके 3 दिन तक प्लांट को क्या करना है, एक डार्क रूम के अंदर रखना है ना। ओके, डार्क रूम, और डार्क रूम में रखने के बाद क्या होगा, प्लांट को 3 दिन तक डार्क रूम में रखने के बाद क्या होगा, उस प्लांट के अंदर का जो स्टार्च है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डी स्टार्च। डी स्टार्च का मतलब होता है लीफ के अंदर का जो स्टार्च है डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड कवर द लीफ पार्शियली विद ब्लैक पेपर। बाद में लीफ को क्या करना है, ओके बाद में लीफ के ऊपर क्या करना है, लीफ के ऊपर एक ब्लैक पेपर डालना है। ओके, आप पिक्चर में देख रहे हो, आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हो, लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर डाला है। ओके, ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज द प्लांट्स फॉर सनलाइट फॉर 3 to 4 hours। ब्लैक पेपर डालने के बाद में प्लांट को क्या करना है, ये एक्सपोज करना है। ओके, किसको, प्लांट को कितने टाइम तक, ओके एक्सपोज प्लांट टू सनलाइट। प्लांट को सनलाइट में रखना है कितने घंटे तक, 3 to 4 hours तक। तो क्या होगा, ओके रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। तो आपको पता है, आपको उन प्लांट को 3 से 4 घंटे रखने के बाद, ओके आपको पता है जहाँ पे ब्लैक पेपर डाला था, ओके जहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, ब्लैक पेपर। ओके, वहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा ना। देखो इधर जिस लीफ के पोर्शन में, ओके जिस लीफ के पोर्शन में हमने क्या यूज़ किया था, ब्लैक पेपर डाला था। कौन सा पेपर यूज़ किया था हमने, जिस लीफ के पोर्शन में हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया था, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, वहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, और इसलिए हम बोल सकते फिर क्या बोल सकते हैं कि इस लीफ के अंदर जहाँ पे हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया था वहाँ पे क्या नहीं होगा, स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगा। और इसलिए हम अगर इस लीफ को क्या करेंगे, बाद में आयोडीन में डालेंगे या आयोडीन में रखेंगे, तो क्या होगा, जो पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर हुआ था, ओके वहाँ पे क्या होगा, नो ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू कलर नहीं होगा। और जो पोर्शन ब्लैक पेपर के बाहर था, ब्लैक पेपर के अंदर जो पोर्शन था वो कैसा रहेगा, वाइट ही रहेगा। और जो पोर्शन ब्लैक पेपर के बाहर का है, ब्लैक पेपर के आउटसाइड का है, वो कैसा हो जाएगा, ओके वो हो जाएगा ब्लू। क्यों ब्लू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक पेपर नहीं था वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि लाइट की वजह से क्या हुआ है, लाइट की वजह से यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस हुआ था, और ये जो पोर्शन है जो पेपर से बाहर, ब्लैक पेपर के बाहर का जो पोर्शन था वो क्या हो गया,
ब्लू हो गया ना, और इसका मतलब ब्लू क्यों हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वो पोर्शन के अंदर क्या था? स्टार्च था, फोटोसिंथेसिस हुआ था। ओके, इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो ब्लू पोर्शन था, ओके, पहले कैसा था? ग्रीन था ना। ब्लू पोर्शन जो हम अभी बता रहे हैं वो पहले कैसा था? ग्रीन था, मतलब जिसके अंदर पहले क्या होता था? फोटोसिंथेसिस होता था। ओके, उस पोर्शन में पहले क्या होता था? फोटोसिंथेसिस हो रहा था पहले। वहाँ पे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता था वहाँ पे आपको स्टार्च दिखने को मिल रही है, और जहाँ पे हमने ब्लैक पेपर डाला था वहाँ पे आपको स्टार्च अवेलेबल नहीं दिख रही है। इसका मतलब हम बता सकते हैं क्या? रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट विथ आयोडीन। आयोडीन में रखने के बाद आपको पता होगा, ओके, यहाँ पे आयोडीन डालने के बाद लीफ के ऊपर क्या होगा? लीफ का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। एंड कवर द लीफ पार्ट शोज ब्राउन कलर। कवर्ड जो पार्ट किया था हमने वो ब्राउन हो जाएगा। एंड एक्सपोज लीफ टर्न्स डार्क ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, मतलब जो पोर्शन हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वो कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? ब्राउन कलर का हो गया ना। ओके, यहाँ पे कैसा हो गया कलर? ब्राउन हो गया कलर। ओके, और जो पेपर के बाहर का पोर्शन था वो कैसा हो गया? डार्क ब्लू हो गया। डार्क ब्लू हो गया, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च था, और स्टार्च था मतलब इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो चुका था या हो रहा था, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपोज द लीफ हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था क्या बता रहा था? सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला पॉइंट देखो, ऑटोट्रॉप आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल सच एज वाटर एंड मिनरल्स। ऑटोट्रॉप मतलब प्लांट्स। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पता होगा। क्या है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन? 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll A. So chlorophyll A give rise to C6H12O6 plus C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। मतलब प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, और उसी दौरान प्लांट में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बनता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल प्लांट यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एंड उसी के साथ साथ प्लांट और क्या लेते हैं? प्लांट CO2 एंड वाटर के साथ प्लांट्स बहुत सारे मिनरल्स भी ऑब्जॉर्व करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। ओके, जैसे कि कौन कौन से मिनरल लेते हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, देन मैग्नीशियम है। सो ये भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं, या मिनरल को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज दिस मिनरल्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स एज ए न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल ना। ये जो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। ओके, और दे आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ओके, सॉइल से लेने की वजह से, ये मिनरल की वजह से प्लांट में क्या होता है? ओके, फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है प्लांट में, ओके, वो इन्हांस होती है, मतलब बढ़ती है ना। फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट में क्या चाहिए? वाटर एंड CO2 के साथ साथ ओके मिनरल भी चाहिए। ओके, एंड वो मिनरल प्लांट कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है फिर इन मिनरल में से आपको मैं बता दूँ, प्लांट की कंप्लीट ग्रोथ के लिए 17 मिनरल एलिमेंट की ज़रूरत है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है किसके? प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, प्लांट की कंप्लीट ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? 17 मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ओके, और ये न्यूट्रिएंट प्लांट कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, जो मिनरल है उसमें से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है? प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्योंकि आपको पता होगा ये जो नाइट्रोजन है, ओके, नाइट्रोजन है रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ओके अमीनो एसिड्स। अमीनो ग्रुप बनता है, अमीनो एसिड बनता है ना। ओके, किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्ट होकर क्या बनता है? अमीनो एसिड बनते हैं, और इस अमीनो एसिड से बाद में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इट इज़ ऑब्जॉर्व्ड एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और प्लांट क्या करते हैं फिर? प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है
ऑब्जॉर्ब करते हैं क्या, ऑब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन। कौन से फॉर्म में? प्लांट ऑब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ ओके। कौन से फॉर्म में लेते हैं? पहले लेते हैं, ध्यान रखना, पहले प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले N2 का कन्वर्शन होता है अमोनिया में, उसको बोलते हैं हम अम्यूनिफिकेशन। और फिर अमोनिया का बाद में कन्वर्शन होता है नाइट्राइट में, NO2 का मतलब, NO2 का मतलब नाइट्राइट, और नाइट्राइट से बाद में बनता है NO3, दैट इज़ नाइट्रेट। और जो नाइट्रेट है प्लांट के लिए यूज़फुल है ना, प्लांट के लिए क्या है, यूज़फुल है। मतलब नाइट्रेट जो है प्लांट यूज़ करते हैं किस लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और आपको पता है ओके, ये जो N2 का कन्वर्शन अमोनिया में हो रहा है या फिर अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्रेट में हो रहा है, ये सब एक्टिविटी कौन करते हैं, ये सब जो एक्टिविटी करते हैं वो करते हैं ओके, ये जो सब एक्टिविटी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं ओके। जैसे कि राइजोबियम हो या आजोटोबैक्टर हो, उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो एटमॉस्फेयर के अंदर का नाइट्रोजन, आपको पता है N2 जो है, N2 वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, सबसे ज़्यादा 78% रहता है नाइट्रोजन। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर पहले N2 का कन्वर्शन अमोनिया में करते हैं, उसको बोलते हैं हम अम्यूनिफिकेशन। फिर अमोनिया का बनता है नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट का बनता है नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट जो है प्लांट यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटी के लिए। और इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, और वो नाइट्रोजन फिर प्लांट में स्टोर होता है या फिर सॉइल के अंदर मिक्स होके जब प्लांट को ज़रूरत है तब प्लांट को नाइट्रोजन दे रहे हुए। ठीक है, अगला पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ आपको, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद का फूड ना बनाते हुए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद नहीं बना पाता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इट इज़ द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। मतलब वन ऑर्गेनिज्म जो है क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर, वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, किस लिए, फूड के लिए। एन ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूज़ फूड बाय वेरियस वे। फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्या, फूड, कैसे, वेरियस वे, अलग अलग वे से, अलग अलग टाइप से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फूड यूटिलाइज करते हैं ओके। कैसे फूड यूटिलाइज करते हैं, आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक में ओके पैरासाइटिक होते हैं और कुछ सैप्रोफाइटिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में दो टाइप है वैसे, एक है सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। और दूसरा है पैरासाइटिक का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। सो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है फूड, कैसे, वेरियस वे से, अलग अलग टाइप से ओके, फूड बाय वेरियस वे। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्जॉर्ब, एग्जाम्पल फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। ये क्या करते हैं ओके, सपोज मैं बोल रहा हूँ आपको फंगाई है, तो फंगाई कौन है, फिर फंगाई इज कॉल्ड एज डीकम्पोजर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं, सैप्रोफाइट। अभी आप बोलेंगे सैप्रोफाइट का मतलब क्या है सर, जो डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड है। दिस ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड, ये क्या करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं क्या, फूड, कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड दी
बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर फूड ब्रेक करते हैं, ओके, एंड फिर बाद में उसका अब्जॉर्प्शन करते हैं, देन उसका क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं। आपको पता होगा फंगस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। मतलब पहले क्या करेंगे, बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक करेंगे, फिर वो फूड डेड फॉर्म में होगा और वो फूड बाद में अब्जॉर्ब करेंगे, ओके, अब्जॉर्प्शन करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने बोला फंगाई का, ओके, फंगाई की एग्जांपल क्या क्या बोला, वन इज़ ब्रेड मोल्ड, यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, जिसको हम राइजोपस बोलते हैं ब्रेड मोल्ड को, या म्यूकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूकर। दूसरा है ईस्ट इज़ कॉल्ड एज यूनिसेलुलर फंगस, ओके, जो ब्रेड एंड बियर बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ईस्ट, ओके। और तीसरा जो है आपको परिचित है, दैट इज़ मशरूम, जिसके हम आजकल सब्जी भी खाते हैं मशरूम की, ओके, या इसका अलग अलग यूज़ करते हैं मशरूम का, ओके। मशरूम का सूप मिलता है आजकल, मशरूम का अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं मशरूम के, वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट एंड मशरूम है, ये पूरे फंगस है। सम टेक फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल है, एनिमल क्या करते हैं, फिर एनिमल जो है टेक फूड, ओके, इनसाइड द बॉडी, मतलब पहले बॉडी के अंदर फूड लेते हैं एंड देन ब्रेक डाउन करते हैं ना, ओके। फंगाई क्या कर रहे थे, बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक करके फिर ऑब्जॉर्व कर रहे थे, और एनिमल क्या कर रहे हैं, टेक फूड इनसाइड द बॉडी के अंदर पहले फूड लेते हैं, फिर बाद में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और आपको पता होगा ऐसे जब फूड ब्रेक डाउन होता है इनसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। आपने सुना होगा वर्ड डाइजेशन बोलते हैं। एनिमल पहले फूड खाते हैं, मतलब इंगेशन करते हैं, पहले फूड खाते हैं मतलब इंगेशन करते हैं, और इंगेशन के बाद फूड इंगल्फ करने के बाद, फूड खाने के बाद माउथ से, बाद में इस फूड का डाइजेशन होता है, ओके। और डाइजेशन होके फिर वो यूटिलाइज करते हैं ना, फिर वो बॉडी क्या करते हैं, उनकी यूटिलाइज करती है फूड, ओके। देन सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ओके। तीसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म किल नहीं करते, मैंने उसको बोला है पैरासाइट। व्हाट इज पैरासाइट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, कैसे, विदाउट किलिंग देम, उनको मारते नहीं, उनको किल नहीं करते, बट उनके बॉडी से फूड लेते हैं, स्लोली फूड लेते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ओके। पैरासाइट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर खाता है ना, तो आपको पता है जो पैरासाइट जो है क्या करता है, ईट करता है, खाता है, किसको, होस्ट को। आप बोलेंगे होस्ट कौन है सर, जो खिलाने वाला है, जो फूड सप्लाई करने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लायसेस है हमारे हेड में, हमारे हेयर्स के अंदर लायसेस है, डोक्यामध्ये आपले ओवा असतात ना, त्याला म्हणतो आपण लायसेस, या फिर टिक्स है, डॉग के ऊपर टिक रहते हैं, टिक्स, ओके। तो ये पूरे जो एग्जांपल है पैरासाइट के, ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे चिपक के रहते हैं, या और भी है एस्केरिस है, तो ये क्या करते हैं, फिर लीवर फ्लूक है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दूसरी बॉडी के ऊपर चिपकते हैं और उनका जो रेडीमेड फूड है वो खाते हैं, ओके, उनको किल ना करते हुए। मतलब ये पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट को ईट करते हैं और होस्ट को क्या बनाते हैं, वीक बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, और ऑटोमेटिकली बाद में क्या होगा, जब होस्ट कमज़ोर होगा कुछ दिन के बाद मर जाएगा होस्ट, ओके, विदाउट किलिंग देम पैरासाइट। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कसकुटा, आपने सुना होगा कसकुटा, जिसको अपन आमरबेल बोलते हैं कसकुटा को, ओके। कसकुटा को क्या बोला है उन्होंने, आमरबेल। आप बोलेंगे सर आमरबेल क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ये मरता नहीं है, ये क्या करता है, एक प्लांट को मारता है, फिर बाद में दूसरे प्लांट के ऊपर जाता है, फिर दूसरा प्लांट मर गया, तीसरे प्लांट पे जाता है, मतलब ये मरता नहीं है, इसीलिए नाम दिया गया आमरबेल। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट का मतलब ये ऐसा प्लांट है जो खुद का फूड खुद नहीं बनाता, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है और उसी प्लांट को खा के उस प्लांट का न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन कसकुटा या पैरासाइटिक प्लांट्स। दूसरा है टिक्स, मैंने बोला ना
कुत्ते के या एनिमल की बॉडी पे खाते हैं टिक्स। ओके, तीसरा है लाइसेस। ओके, जो हमारे हेयर में रहते हैं लाइसेस। चौथा है लीच। ओके, लीचेस कहाँ ग्रो होते हैं? लीवर के ऊपर ग्रो होते हैं। गोट जो है ना, गोट के लीवर के ऊपर ग्रो होते हैं या फिर स्किन के ऊपर रहते हैं वो। एंड लास्ट टेपवर्म। ओके, एक आस्करिस जैसा वर्म है, एक छोटा सा एनिमल है, वो हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में जाता है और फूड मटेरियल खाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन पैरासिटिक एनिमल, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ओके, ये बोला मैंने फंगाई में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, पैरासिटिक फॉर्म में कैसे करते हैं वो न्यूट्रिशन, इसके बारे में बताया मैंने आपको। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ओके, वो किस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने बोला था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरे काम, ओके, जो है सिंगल सेल वैसे करवाते हैं, सिंगल सेल पूरे एक्टिविटी करते हैं। अमीबा हो, पैरामोसियम हो, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि अमीबा है या पैरामोसियम है, तो ये क्या करते हैं फिर? जो फूड है बाहर से लेते हैं। आपने सुना होगा अमीबा में क्या होता है? शूडोपोडिया होता है। शूडोपोडिया होते हैं। और ये शूडोपोडिया क्या करते हैं फिर? बाहर का फूड ऐसे कैप्चर करते हैं ना। सपोज ऐसे बाहर से फूड आ रहा है, तो ये फूड ऐसा अंदर कैप्चर करते हैं, अंदर निगल लेते हैं, अंदर खा लेते हैं। कौन? अमीबा। ओके, ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस। तो इनका जो सरफेस है बॉडी का, ओके, इनका जो बॉडी का सरफेस है, वो सरफेस के द्वारा क्या करते हैं? वो फूड अंदर लेते हैं। ओके, किसमें? सेल के अंदर इनगल्फ करते हैं, खा लेते हैं। एज अ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, स्पेशलाइज पार्ट फॉर्म्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी में, ओके, उनके बॉडी में क्या होता है फिर? स्पेशल ऑर्गन होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ओके, कौन से? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो है स्पेशल ऑर्गन होते हैं, स्पेशल पार्ट होते हैं, जो ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अमीबा जो है, अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। ये क्या करता है फिर? कैप्चर करता है फूड। कौन? अमीबा क्या करता है? कैप्चर करता है क्या? फूड। कहाँ से? सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से, सरफेस से कैप्चर द फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज शूडोपोडिया। मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। ये जो अमीबा है, अमीबा क्या करता है फिर? ये जो अमीबा है ये क्या करता है? इनके बॉडी से बनाता है कौन? शूडोपोडिया। शूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट। शूडो फॉल्स, पोडिया फिट्स। ये क्या करते हैं फिर? ओके, एक्सटेंशन है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ द सेल सरफेस एंड डिफ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल एंड फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। फिर ये कैप्चर करते हैं फूड अमीबा, और ये फूड जब बॉडी के अंदर आता है, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? फूड वैक्यूल भी होते हैं, फूड वैक्यूल। ओके, कहाँ पे? इस अमीबा की बॉडी में क्या होते हैं? ओके, अमीबा की बॉडी में क्या होते हैं? फूड आने के बाद ये फूड स्टोर होता है बाद में, और जो फूड स्टोर होता है बॉडी के अंदर, वो स्टोर होने के पार्ट को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। ओके, बाहर से पहले फूड किसने लिया? शूडोपोडिया ने लिया। फिर फूड अंदर आने के बाद, ओके, फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल एंड फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, एंड in this food break down into simpler one and diffuse into the cytoplasm, and the undigested material is removed at the surface bound। तो यहाँ पे फूड जो है अंदर आया, और उसी के साथ साथ जैसे फूड वैक्यूल होते हैं, वैसे इस अमीबा में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रहते हैं। इस अमीबा के अंदर क्या रहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रहते हैं। फूड वैक्यूल क्या कर रहा है? फूड डाइजेस्ट करता है। वैसे इनके बॉडी में क्या रहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रहता है। आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है क्या करते हैं फिर? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको रिमूव करते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फूड को रिमूव करते हैं। दैट मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल है ये क्या करते हैं फिर? एक्सक्रीशन करते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट। पहले फूड बॉडी के अंदर लेंगे,
सूडोपोडिया ने क्या किया, फूड बॉडी के अंदर लिया, फिर ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर हुआ और ये फूड जो वेस्ट फॉर्म में था, एक्सेस फॉर्म में था, जो बॉडी की ज़रूरत नहीं थी अमीबा को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, ओके, वो क्या क्या हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने उसको डिसअपियर करके निकाल दिया बॉडी से, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ओके। एंड लास्ट दैट इज़ पैरामोसियम, ओके। अमीबा की बात कौन है, फिर पैरामोसियम है। और पैरामोसियम क्या करता है, टेक फूड इन द स्पेसिफिक स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द सेल, ओके।